नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव मेहता। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोविड-19 के दौरान बढ़ रहे साइबर क्राइम के अपराध और किस प्रकार से इसकी रोकथाम हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हमारे आज के विशेषज्ञ श्री संदीप धवल। आप हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग शिमला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम के पद पर कार्यरत हैं। धवल साहब, आपको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धवल साहब, जैसे आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में और विशेष तौर पर ये देखने को मिला है कि जब हम आजकल कोरोना का जो महामारी चली है या कोविड-19 जो है, इसमें इन अपराधों में वृद्धि देखने को मिली है, सुनने को मिली है। तो सबसे पहले कि विशेष आप हमें बताएं किस प्रकार से इसके लिए हम बच सकते हैं, कैसे इसका बचाव हम सुनिश्चित करें, किस प्रकार से इसको रोक पाएँ। आप हमें ये बताएं कि साइबर क्राइम का वास्तव में अभिप्राय क्या है। देखिए, जब एक आम आदमी की भाषा में जब कोई साइबर अपराध की बात करता है तो ये वो श्रेणी के अपराध हैं जिसमें कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और कंप्यूटर के साथ अगर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है तो उससे उसकी जो इम्पैक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब में हम जुड़े हैं, तो उसकी जो मारक क्षमता है, आप समझिए अपराध की, वो वर्ल्ड ओवर हो जाती है। तो इसीलिए इसको विदाउट ज्यूरिडिक्शन क्राइम बोला जाता है। अच्छा। मतलब ये क्राइम कहीं सीमित दायरे में नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। यानी कि जो क्राइम को अगर जो कोई कर रहा है, इसको करना चाह रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि वो आसपास आपके लोकल है या आपके प्रदेश में है या आपके देश में, वो बाहर से भी हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हम श्रेणियों की जैसे आप बात कर रहे थे, एक ब्रॉड अगर इसका वर्गीकरण करना चाहें तो कितने प्रकार का ये साइबर क्राइम जो है ये होता है। देखिए, जैसे आप जनमानस की बात करें तो जो अपराध है साइबर अपराध, हम उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में करते हैं, जिनको फर्स्ट जो है कि फ्रॉड की कैटेगरी है, जिसमें कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स को हम डील करते हैं। अच्छा। जिसमें कि साइबर अपराधी आपकी जो बैंकिंग संबंधित जानकारी है उसको आपसे चुराते हैं आपकी जानकारी के बिना। और दूसरे जो अपराध की श्रेणी है वो है जिसमें कि वो मेजरली महिलाओं पे कंसंट्रेट करके महिलाओं को डिफेम करने के लिए, जहाँ उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे अपराध कर्म करते हैं। जैसे ये सुनने को मिलता है सोशल मीडिया पे ज़्यादा इस तरह के जो हैं वो अपराध होते हैं। तो अगर फाइनेंशियल अपराधों की श्रेणी की अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख जो इसमें आता है कि जिसका लोग अधिक से अधिक शिकार होते हैं, तो वो कौन सा फ्रॉड है। देखिए, जब हम फाइनेंशियल की बात करते हैं, स्पेशली कोरोना के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा जो ये ग्राफ है कोरोना के दौरान लगभग 2.5 गुना बढ़ चुका है फाइनेंशियल फ्रॉड्स का। अच्छा। और जो मेजरली जो क्राइम बढ़ा है वो उसमें लोगों के फेसबुक मैसेंजर्स को हैक किया जा रहा है, जहाँ अकाउंट्स आप समझ सकते हैं फेसबुक के, और उसके एक बार हैक होने के बाद फिर जो हैकर है, जहाँ जो फ्रॉडस्टर है, वो उसके जरिए उनके फ्रेंड्स को मैसेज भेजता है इमरजेंसी दर्शा के कि भी मेरा एक्सीडेंट है, जहाँ किसी का ऑपरेशन है, और पैसे की मांग करते हैं। और ऐसे में कुछ लोग विश्वास करते हुए पैसा जमा भी करवा देते हैं और पैसे का नुकसान हो जाता है उनका। जी। तो इसी श्रेणी की जैसे आपने बताया कि क्लोन करके फिर आपसे वो डिमांड करते हैं, आपको लगता है कि शायद आपका कोई परिचित ये है, क्योंकि आमतौर पर उसकी जो क्लोन वाली जो प्रोफाइल होती है तो वो शातिर भी इतना अपराधी होता है कि वो मैक्सिमम आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं उसमें काफ़ी कॉमन होते हैं। तो आप समझते हैं कि ये हो सकता है कि ओरिजिनल किसी का ये अकाउंट हो। लेकिन इसमें धवल साहब ये देखने में आया कि जैसे अखबारों में हम पढ़ते हैं कि ख़ास तौर पर जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जैसे कोई रिटायर्ड कर्मी है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर्स है, तो अधिक देखने को मिलता है कि ऐसे श्रेणी के जो लोग हैं वो इन जो फाइनेंशियल फ्रॉड की अगर हम बात करें साइबर क्राइम के तहत, तो उसमें शिकार हो जाते हैं। तो एक अगर हम कोई एक ऐसा है कि कम पढ़ा लिखा है या जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इंटरनेट की, कि जो भी उसके पास कोई इंफॉर्मेशन या मैसेज आता है, चाहे फ़ोन के माध्यम से या मेल, तो उसका शिकार हो सकता है, उसको मान लेता है डायरेक्शन से एक तरह से जो भी एडवाइस उसको मिलती है। लेकिन एक पढ़ा लिखा एक व्यक्ति अगर इसका शिकार हो जाए तो मुख्य कारण क्या इसका हो सकता है। देखिए, साइबर अपराध जो फाइनेंशियल है उसका मुख्य जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है, नंबर 1। एंड सेकंड जो है, अपराधी इतने शातिर हो चुके हैं कि वो एक टर्म यूज़ करते हैं हम उसको साइबर अपराध में, जिसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। अच्छा। मतलब वो आपसे बात करने से पहले ही आपकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन गैदर करके बात करते हैं। मीन्स आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोगों के, जब वो लोग ATM से पैसे निकालते हैं, पैसे नहीं निकलते हैं,
जहाँ फिर उनको चेकबुक इशू करवानी होती है, तो उसकी कंप्लायंस के लिए वो बाद में टोल फ्री नंबर्स को डायल करते हैं। तो जब टोल फ्री नंबर्स का जो अपराधी हैं वो टोल फ्री नंबर्स के ऊपर से अपना वो सारा डाटा उठा लेते हैं। तो आप किसी से बात करने से पहले उनको ये पता होता है कि भी इस व्यक्ति ने अपनी चेकबुक की रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दी है। अच्छा। जहाँ इसके एटीएम की शिकायत आई, एटीएम से पैसे नहीं निकले हैं जी। तो वो उसी परिवेश में और बैंक अधिकारी बन के बात करते हैं। तो इस तरह से जब वो बात करते हैं तो नेचुरली जो पढ़ा लिखा आदमी भी है वो भी धोखा खा जाता है, क्योंकि उनके पास फर्स्ट हैंड आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। हाँ, एक तो ये इन्फॉर्मेशन कन्वे को पहले हो जाती है। दूसरा, इसमें अगर हम लालच की बात करें कि एक थोड़ा सा आपको रहता है कि एक हाँ, देखिए जहाँ तक लालच वाली श्रेणी की बात है उसमें वो अपराध हैं कि जिसमें आपको ये बोला जाता है कि आपकी लॉटरी निकल आई है, जहाँ हम आपको 0% इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं। इसके शिकार मैक्सिमम जो है ग्रामीण इलाकों के लोग हो रहे हैं, क्योंकि जो इस झांसे में आ जाते हैं कि शायद ये वास्तव में ऐसी चीज़ें ऑफर हो रही हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी चाहे उस लोन को प्राप्त करने के लिए या उस इनाम राशि को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी जानकारी उल्टी उनको दे देते हैं। जानकारी तो दे देते हैं, साथ साथ जो है अपना जो पैसा या फंड्स है डिपॉजिट वो भी कर जाते हैं। लेकिन इसमें धवल साहब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हमारे दर्शकों को भी और लोगों को इतना कम से कम ध्यान होना चाहिए कि आज के समय में कोई बिना किसी का पर्सनल फ़ायदा हो के किसी को कोई लाभ तो देगा नहीं जी। तो हमको शायद इतनी जल्दी किसी की बातों पे नहीं आ जाना चाहिए कि हमारी कोई लॉटरी निकली जैसे आपने बताया, या कोई और तरह का आपको प्रलोभन दिया जाता है, तो ऐसा आपको मुफ्त में पैसे कौन क्यों देगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये समझने की बात है कि जब आपने कोई लॉटरी डाली नहीं तो आपकी लॉटरी आई कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और मोरओवर अगर आप मतलब आप लोन के पीछे भी आपको अप्रोच क्यों किया जा रहा है, और जब बैंक जब भी आपको कहीं पे किसी भी बातचीत के दौरान अगर पैसे की डिमांड हो रही है तो वहीं पर आप एज ए पर्सन आपको चौकन्ना होना चाहिए कि मैं क्यों पैसे जमा करवाऊं जी। ये बहुत आपने सही कहा, और उम्मीद भी रखते हैं कि हमारे जो ये दर्शक हैं वो इस बात को ज़रूर, जैसे धवल साहब ने कहा कि बिना किसी फ़ायदे के आपको कोई फ़ायदा तो नहीं देगा, किसी का कोई लाभ होगा कुछ तभी जाके आपको कोई कर सकता है। और फ़ोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से आपको ऐसी कोई प्रलोभन जो भी आए तो उस पर ध्यान ना दें। अच्छा, दूसरा धवल साहब एक ये देखने में आया ख़ासतौर पर जब हम एटीएम की बात करते हैं, और अब तो मैक्सिमम जैसे ट्रांजैक्शंस जो हैं आम लोग भी एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कई बार पिन के उसमें भी काफ़ी फ्रॉड देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, जब आप पिन फ्रॉड्स की बात करते हैं जहाँ तो उसमें एक्चुअली आपकी जो डिटेल्स है उसको चुराने के बहुत से तरीके हैं। जहाँ तो आप का कार्ड जो है उसकी कॉपी कहीं क्रिएट की जा रही है, ग्राहक के एंड पे ये गलती होती है कि वो कहीं ना कहीं जब एटीएम को इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो केयरफुल नहीं होता है। तो कई बार ऐसा देखने में आया कि जो अपराधी है वो पीछे ही खड़ा होता है जी, और वो पिन अटेम्प्ट करके पिन ही नोट करते हैं, और उसके बाद उन जो ग्राहक है उससे बातचीत के दौरान वो कार्ड बदल लेते हैं। सो कार्ड जब आपने बदल दिया, कार्ड तो उसके हाथ में चला गया जी, और मोरओवर जो पिन है पिन वो नोट कर चुके होते हैं। ये सिंपलेस्ट है, मतलब जो कि हमारे शिमला में, हिमाचल में बहुत से केसेस हुए हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल धवल साहब देखो, अगर हम एटीएम की बात करें उसमें तो लिखा रहता है कि कम से कम एक व्यक्ति एक टाइम में ट्रांजैक्शन के लिए अंदर आए, तो ऐसा लेकिन अगर देखा जाए तो सभी जल्दी में लाइन में खड़े हो जाते हैं, अंदर भी 3-4 लोग हो जाते हैं, तो आप किस पे विश्वास कर सकते हैं कि कौन सा फ्रॉडस्टर ही अंदर बैठा हुआ है। तो ये तो जैसे एटीएम की आपने बात की, इसके साथ साथ एक टेलीफोन के माध्यम से KYC अपडेट करने के भी बहुत फ़ोन आते हैं, बैंक अकाउंट से संबंधित आपका जो डिटेल्स होती KYC, जैसे नो योर क्लाइंट जिसे हम कहते हैं, तो इसके बारे में बताएं कि कैसे बचा जा सकता है, और क्या इसको अपडेट करने के लिए बैंक पर्सनल फ़ोन करने के लिए अधिकृत है? नहीं, ये जहाँ तक ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फ़ोन पे है, पेटीएम है, पेपॉल है, ये मतलब अधिकतर जो ये है ये आज की डेट में लोग यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली यूथ के लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके KYCs कभी भी आपसे फ़ोन के ज़रिए अपडेट नहीं करवाए जाते हैं, ना आपको ऐसा फ़ोन आएगा। लेकिन अगर अपडेशन की बात भी है तो अपडेशन 2 या 3 साल बाद हो सकती है, लेकिन वो भी आपको ईमेल्स के ज़रिए से इंटीमेशंस आएंगी रजिस्टर्ड से, कभी भी आपको फ़ोन कॉल नहीं की जाएगी। इसलिए अगर आपको फ़ोन आता है तो आपको केयरफुल होना है कि ये फ्रॉड ही है। अच्छा, एक मैं आपको उदाहरण धवल साहब देना चाहूँगा। जैसे मेरे साथ ये घटना घटी थी कि जैसे मेरा एक ईमेल आईडी है जी, तो मेरी ही एक ईमेल आईडी का नाम लगभग सेम लग रहा था, लेकिन उसमें एक डॉट लगा हुआ था।
बिल्कुल। बाकी अगर कोई एक आम तौर पर मैं भी उसको पढ़ता तो मुझे लगता है शायद ये मेरी ही मेल है, तो उस मेल के माध्यम से मेरे या जो कुलीग्स थे या जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरी लिस्ट में थे उनको मेल चली गई कि मैं कहीं ना कहीं ऐसे फंस गया हूँ और मुझे इतना पैसा आप भेज दें। लेकिन फिर जैसे ही मुझे पता लगा कि यार क्वेरीज आने लगी, तो फिर मैंने उनको बताया कि यार मैं तो ठीक हूँ और यहीं पे हूँ, कहीं बाहर नहीं फंसा हूँ। तो फिर मैंने कस्टमर केयर जो उनका मेल्स का वो था, तो वहाँ से वो मैंने बंद करवाया था वो। तो ऐसा भी आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं इस प्रकार की? जी जी, जितने भी आप समझ सकते हैं कोविड के प्रकरण के दौरान जो आजकल चल रहा है उसमें बहुत सारे जो रेप्यूटेड लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं चाहे आप समझ सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ईमेल आईडी से टेम्परिंग करके, शरारत करके सबॉर्डिनेट्स को इधर उधर मैसेजेस भेजे जा रहे हैं ईमेल से। और वो ईमेल्स की, इसमें मेरी बस यही एक सबसे गुजारिश रहेगी आपसे भी, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भी जो ईमेल है उसको हम डोमेन, उसका जो डोमेन बोलते हैं, तो आपको कहीं से ईमेल आती है चाहे किसी परिचित की भी है, तो आप प्लीज़ उसका ईमेल को ध्यान से पढ़े ज़रूर। जी। जैसे आपने डॉट का खुद से उल्लेख किया, तो आम आदमी स्किप कर जाता है, लेकिन आप समझिए कि उसको स्किप करने से कितना बड़ा रिस्क है। आप उस पर आपसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो स्किप हो रहा था, लेकिन जब मुझे मैसेज आने शुरू हो गए टेलीफोनिकली कि आपकी एक ऐसी मेल चल रही है कि आपको पैसे की आवश्यकता है, तो फिर मैं ज़्यादा अटेंटिव हो गया। नहीं तो देखने में बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि ये आप ही का अकाउंट है। जी, ये जो फ्रॉड आप बता रहे हैं ये मैक्सिमम बिजनेसमैन के साथ हो रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन आज की डेट में ईमेल के जरिए अपने ऑर्डर्स देते हैं और पेमेंट्स की भी उस ईमेल के जरिए कंफर्मेशन लेते हैं। तो वहाँ पर बीच में फ्रॉडस्टर जो है आपको रॉन्ग ईमेल भेजते हैं और रॉन्ग अकाउंट नंबर दे देंगे, और नेचुरली बिजनेसमैन को सामान मंगवाना है तो वो पेमेंट गलत अकाउंट में चली जाएगी। तो ये हिमाचल में केसेस बहुत से हुए हैं ये। अच्छा, तो धवल साहब जैसे इसकी बिजनेस की हमने बात की, एक और फ्रॉड काफ़ी देखने को मिला है, उसको ऑनलाइन मार्केटिंग साइट्स। जैसे आमतौर पर जो मार्केटिंग, जैसे हम सामान ऑनलाइन परचेज करते हैं, कुछ ऐसे लिंक्स आपके पास आते हैं कि बिल्कुल आपको वहाँ पर लगता है कि शायद ये ओरिजिनल ही साइट है, जैसे जो कॉमन है, जैसे आपकी अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है या जो मिंत्रा वगैरह। लेकिन कई बार देखने को ये लगता है कि बिल्कुल जो लिंक के माध्यम से आप इन साइट पे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको हूबहू लगेगी कि ये ओरिजिनल साइट है, और वहाँ से आप एक परचेज़ कर लेंगे तो पैसा, या अगर आपने पहले दे दिया तो सामान आपके पास पहुँचता नहीं है। ऐसे केसेस भी आपके पास आते हैं? ये बिल्कुल, ये बहुत प्रेवलेंट क्राइम है और इसको हम फिशिंग की कैटेगरीज में रखते हैं। फिशिंग मींस कि आप एक मछली को फंसा रहे हैं। अच्छा। और जो आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं दाना, वो दाना जो आप दिखा रहे हैं वो एग्जैक्टली वही वेबसाइट है जिसके जो जेन्युइन के बिल्कुल कॉपी बनाई हुई, बिल्कुल कॉपी, क्लोन। और इसमें सिर्फ आपको ये अगेन जो वही बात है कि उसका हम उसको यूआरएल बोलते हैं, यूआरएल। अच्छा। और जिसको जहाँ डोमेन नेम बोल सकते हैं आप, उसको क्लाइंट को, जहाँ कस्टमर को चेक करना बहुत ज़रूरी है। जी। मैं इसके साथ आपको और ऐड करना चाहूँगा कि कई बारी हम लोग जो अनवेरीफाइड साइट्स हैं उस पर भी हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो वो और डेंजरस है, क्योंकि उन साइट्स की ना तो कोई रिटर्न पॉलिसी होती है, आपका कोई अगर पैसे चले गए, जहाँ गलत सामान आ गया तो रिटर्न नहीं होगा। तो अनवेरीफाइड जो है उसकी बजाय आप जो रेप्यूटेड हैं, जो आई थिंक 5-6 जो रेप्यूटेड हैं, उनसे ही शॉपिंग कीजिए। अच्छा, तो ये तो आमतौर पर धवल साहब बात हो गई जो फाइनेंशियल फ्रॉड, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है। अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करें तो उसमें कौन कौन से आपको लगता है कि केसेस जो हैं काफ़ी कॉमन है या अधिक इसका शिकार होते हैं? देखिए, जब आप सोशल क्राइम की बात करते हैं, सोशल साइबर क्राइम्स की बात करते हैं, तो थोड़ी सी जो पिक्चर है वो ग्लूमी है। मतलब कि हम कहेंगे कि स्टेट में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अच्छा। और उनका जो टारगेट है बेसिकली, जो जिस महिलाएं हैं बेसिकली टारगेट्स, तो बहुत सी शिकायतें ऐसी हमारे को आ रही हैं जिसमें लड़कियां हैं, उनकी डीपी जो उसकी पिक्चर है वो निकाल लेते हैं, डाउनलोड कर ली, स्क्रीनशॉट ले लिया और उसी को लगा के और एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना दी। ठीक है। वेबसाइट से फिर आप पब्लिकली उस वेबसाइट पे कुछ भी लिख रहे हैं तो वो पर्सन का नेम, जो लड़की है उसका नाम बदनाम होगा। तो उसमें कई बार इसमें अश्लील साहित्य भी लोग चढ़ा रहे हैं, और हमने ऐसे बहुत से केसेस वर्कआउट किए हैं, क्योंकि ये केसेस मैक्सिमम इजीली वर्कआउट करने वाले केसेस हैं, और हम ये वर्कआउट कर रहे हैं। और हमने एक तो श्रेणी ये वाली है, या फोटो लगा दी या कोई और गलत कोई फोटो ले ली, उस पर उसका चेहरा चिपका दिया, जो मॉर्फिंग कहते हैं। बिल्कुल जी, उस प्रकार के भी फ्रॉड्स काफी मॉर्फिंग से आप ये समझ सकते हैं कि चेहरा तो मेरा लगा है लेकिन नीचे जो शरीर है वो किसी और का लगा दिया। और इसमें कई बार वो लोग महिलाओं के नेक्ड पिक्चर बना के अपलोड कर रहे हैं। इसमें मेन इसका मोटिव क्या रहता है अपराधी का? इसमें मोटिव देखिए, जो हमारी जांच में सामने आया है कि जो पर्सन है, जो आपके नियर बाय हैं,
मतलब फ्रेंड सर्कल के वही लोग हैं, और कई केसों में तो आपको लड़कियां ही आपको मिलेंगी जो लड़कियों को डिफेम करने के लिए कार्य कर रही हैं। अच्छा, मोटिव जो है सिंपली इसका हरासमेंट है और विंडिक्ट, मतलब आप और समझ सकते हैं समाज में बदनामी करना है लड़की की। अच्छा, तो अगर इन सब से बचना के जो क्या तरीका है, क्या आपकी सलाह रहेगी हमारे दर्शकों की, किस प्रकार से साइबर क्राइम, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे सोशल मीडिया से संबंधित फ्रॉड हो, किस प्रकार से हम इससे बचा जा सकता है, तो क्या आपकी सलाह रहेगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक तो महिलाओं के संबंधित अपराध हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो लड़कियां हैं स्पेशली, एक तो जब आप सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो अपनी फ्रेंड लिस्ट से बिल्कुल अवेयर रहें कि आप किस से फ्रेंडशिप कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको गर्ल्स के नाम पे अननोन लड़कियों की रिक्वेस्ट्स आती हैं, तो उसको भी प्लीज़ आप एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लड़के ही ये उल्टे काम करने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। और जहाँ तक फाइनेंशियल फ्रॉड्स की आप बात कर रहे हैं, उसमें ये ज़रूरी है कि आप अपने अकाउंट्स का पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखें। सोशल मीडिया अकाउंट्स की जब आप बात करते हैं तो पासवर्ड जो है वो, बहुत सारे लोग अपने मोबाइल नंबर्स को पासवर्ड रख रहे हैं, बहुत सारे लोग 1 2 3 4 5 यहाँ ये कॉमन पासवर्ड है, कोई 8888 ऐसे, विच इज़ वेरी इजीली गेसेबल, तो वो आप मत रखें। तो पब्लिक से यही रहेगा कि जितना अलर्ट आप रहेंगे खुद, और उतनी ही आपकी सेफ्टी रहेगी इसमें। तो इसमें कहने का अभिप्राय है कि अगर हम प्रिकॉशंस बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो हम इन अपराध का शिकार होने से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे कोविड-19 के दौरान मैक्सिमम लॉकडाउन रहा, लोग घरों पर हैं, तो ये जो बढ़ोतरी साइबर क्राइम में हुई, तो उसका मुख्य कारण क्या रहा होगा? देखिए, ये तो अब सभी को विदित है कि क्योंकि ऑनलाइन पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है डिजिटल गैजेट्स की, कि आप सब लोग हर चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। एंड क्योंकि कोविड है, कोविड के दौरान सबकी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हुई और सब लोग ऑनलाइन और एक्टिव हो गए। तो जब ऑनलाइन एक्टिव हुए तो जस्ट टू गेट ए गुड बार्गेन, मतलब आप हर चीज़ चाहते हैं कि मेरे को सस्ती से सस्ती मिले, तो उसके चक्कर में आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो कई लोगों ने ऐसी ल्यूरिंग, मतलब आपको धोखा देने के लिए साइट्स ऐसी बना रखी होती हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उसके चंगुल में फंस रहे हैं। ये एक तो रीज़न ये भी है, आप समझिए। नो डाउट परमानेंट रीजन जो है, ये ग्रीड भी है और इग्नोरेंस तो आपका बहुत बड़े कारण तो है ही है। और जी हो सकता है, मेरा ख्याल ग्रीड की अगर हम बात करें वो ज़्यादा हावी है इग्नोरेंस के, अगर हम कंपेयर, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं उसका ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इस साइबर क्राइम से बचें, थोड़ी अवेयरनेस पब्लिक में जनरेट करने के लिए कोई विभाग आपका किसी प्रकार के कोई ऐसे स्टेप्स उठा रहा है, कोई पग उठा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो ये हम बात यहाँ कर रहे हैं वो हमारे जो दर्शक है, हमारे जो लोग हैं या प्रदेश की जो जनता उस तक पहुँचे? तो ऐसे भी आपके कोई कैंप्स या कोई अवेयरनेस, कोई ऐसे प्रोग्राम चलते हैं? देखिए, इसमें क्योंकि कोविड के दौरान हम लोग फिजिकल मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बाकायदा साइबर पुलिस स्टेशन के नाम पर, हिमाचल साइबर सेल के नाम पर हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारी फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, जिस पे हम टाइम टू टाइम अपने मैसेजेस जो हैं डिस्प्ले करते हैं, ताकि आम पब्लिक बच कैसे सकती है ऐसे अपराधों से, और अगर घटित हो गया है तो रिपोर्ट कैसे करना है। तो रिपोर्ट करने के लिए भी उसमें हमारी वेबसाइट्स के ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर है हमारा 155260, आप उस पर डायरेक्टली डायल कर सकते हैं। ये धौलसा द्वारा बताएं ये नंबर जो आपने बताया, टोल फ्री नंबर जो। जी, मैं सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर कहीं साइबर अपराध का आप शिकार हो चुके हैं, जहाँ आपको लग रहा है कोई हो रहा है, तो आप ईजीएस्ट वे आप हमारा टोल फ्री नंबर रखिए 155260। ये डायरेक्टली आप डायल करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे पुलिस स्टेशन में ही लैंड करता है, जो कि शिमला में स्थित है। और क्योंकि हम इसमें बाकायदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी साइबर सेल्स हमारे बने हैं, तो हम लोग जहाँ की कंप्लेंट होती है वहाँ तुरंत हम एड्रेस करते हैं। अच्छा, धवल साहब, तो हमने जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर की बात की, इंटरनेट की बात की, मोबाइल फ़ोन की बात की, जी ये भी काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है, मोबाइल जो है चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। तो अभी क्या आप समझते हैं कि क्या इसमें हम सफल हो सकते हैं कि आपका ट्रेस हो जाए वो? नहीं, हम लोग इसमें बहुत हद तक सफल भी हैं। देखिए, जब लॉस्ट की बात है तो लोगों के मोबाइल और जो उसका लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, ये भी चोरी होते हैं। अच्छा, तो बस इस सूरत में जो कस्टमर है उसको अपने मोबाइल का IMEI नंबर याद होना चाहिए। जी।
और लैपटॉप है तो उसका मैक नंबर बोलते हैं हम जी। तो अगर हमारे को वो उपलब्ध करवाते हैं तो हम उसकी ट्रैकिंग करवाते हैं। बेसिकली ट्रैकिंग मीन्स कि नोडल अफसर्स जितने हैं उनको हम आपका नंबर पैन इंडिया सर्कुलेट करते हैं। तो वो जहाँ पर भी वो अगर उसमें नया सिम डलेगा, जहाँ वो उसकी जैसे लैपटॉप है अगर वो अपडेट होगा तो वो तुरंत पकड़ा जाता है कि ये मैक नंबर यहाँ पर एक्टिव हुआ है, उसको हम फिर वो हमारे से शेयर करते हैं और हमने बहुत से लोगों के रिकवर करवाए हैं। अच्छा, नेशनल लेवल पर या किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम आपसे करते हैं? हाँ नहीं, इसका सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप मान लीजिए किसी का मोबाइल गुम है तो अनलेस अनटिल अगर वो आदमी इस्तेमाल ही नहीं करे फिर तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसने कहीं पर भी सिम चलाया तो मतलब जैसे ही एक्टिवेट मोबाइल होगा, हमने सभी नोडल ऑफिसर्स जो टीएसपी जो हैं उनको इन्फॉर्म कर रखा होता है। तो जैसे कोई सिम डलेगा तो तुरंत हमारे को इंटीमेशन आएगी कि ये एक्टिव हुआ है ये वाला मोबाइल नंबर। ठीक है सर। धवल साहब, आज जो हमने साइबर क्राइम से जो आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, किस प्रकार का हम इसकी रोकथाम बचाव सुनिश्चित कर सकते हैं, आप एक बार फिर से स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।